Hello students, how are you all? Good. I hope you all are safe at home. Okay beta. So in our earlier video we have covered pronoun. What is a pronoun? Pronoun is basically a word which is used in place of a noun. And we have also covered 4 types of pronoun. That is personal pronoun which has 3 persons, demonstrative pronouns which point out to the noun which they refer to, then interrogative pronouns which is used for asking questions, and then there is possessive pronoun which shows possession. So we have covered these 4 types of pronoun. Today we will cover the remaining 5 types of pronoun, that is reflexive, emphasizing, distributive, indefinite and relative pronoun. So let's move to first reflexive pronoun. What is a reflexive pronoun? We will see that. Well beta, reflexive pronoun is basically used for the noun which acts as the receiver of an action. Okay, it is used as receiver of an action. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये एक रिसीवर का काम करते हैं, जो एक्शन खुद ही रिसीव करते हैं, जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ. तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर्मेशन में भी आपको बताऊंगी. आई हर्ट हुम माई सेल्फ, खुद ही मुझे लग गई चोट, तो बेसिकली ये हमारा रिसीव कर रहा है एक्शन को. ही परचेज्ड द ड्रेस फॉर हिमसेल्फ. उसने किसके लिए ड्रेस खरीदी? फॉर हिमसेल्फ. तो जो एक्शन है वापस किसने रिसीव किया? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने. इसकी फॉर्मेशन देखिए, वही मैंने आपको 3 पर्सन्स बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इसमें हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की क्या फॉर्मेशन रहेगी? जो हमारे प्रोनाउन थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वो क्या थे? I, we, second person you, and third person he, she, it, they. ये हमारे pronouns थे. Now as a reflexive pronoun, how they will be formed? जो बेटा I है इसका बनेगा myself, we का ourselves. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्मेशन में SELF आएगा. अगर हमारा प्रोनाउन प्लूरल है तो उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म में SELVES आएगा. ठीक है, SELF फॉर सिंगुलर एंड SELVS फॉर प्लूरल. जो यू है, यू हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं, तो इनकी दोनों की फॉर्मेशन भी अलग हो जाएगी. पहला जो सिंगुलर के फॉर्म में क्या रहेगा? योरसेल्फ. और अगर यही प्लूरल में आ जाए तो योर सेल्स. ठीक है, ये इस दोनों के लिए है. नाउ ही का बन जाएगा हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ एंड दे का दे. प्लूरल है तो देमसेल्व्स. ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्सिव फॉर्म रहेंगी. सिंगुलर में SELF एंड प्लूरल में SELVES. ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन है. अब यही जो रिफ्लेक्सिव फॉर्मेशन है बेटा, ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की भी सेम फॉर्मेशन रहती है. ठीक है, दोनों की ही फॉर्मेशन सेम होती है. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की सेम फॉर्मेशन रहेगी. इसमें एक डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि एम्फसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप कैसे पता करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है. वेल, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी हम साथ में ही करते हैं. एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या करता है बेटा? इट शोज एम्फेसिस. एम्फेसिस मतलब ये इम्पोर्टेंस दिखा रहा है किसी चीज़ की, अपना प्रभाव शो कर रहा है कि किसी चीज़ पे, मतलब कितना बहुत ज़्यादा चीज़ को बताना, ओवर एग्जिजरेट करना. ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ आई माई सेल्फ मेड टी, मैंने खुद चाय बनाई. अब ये सेंटेंस ऐसे भी तो ठीक था, आई मेड टी.
इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है मीनिंग में? मैंने चाय बनाई या मैंने खुद चाय बनाई? तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये बेसिकली इम्फेसिस शो कर रहा है कि जो चाय बनाने का काम है वो मैंने खुद किया। देन ही हिमसेल्फ परचेज्ड द ड्रेस, उसने खुद ड्रेस खरीदी। अगर मैं इसको यूं लिख देती, ही परचेज द ड्रेस, उसने खुद अपने आप ड्रेस खरीदी और उसने खुद ड्रेस खरीदी। बात तो एक ही है, मीनिंग तो सेम है, बस यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? हमारा एम्फेसिस। ठीक है, अब इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे पता करेंगे ये चीज़ नोटिस करें। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये अगर हम किसी सेंटेंस में हटा देंगे तो उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट था आई हर्ट माई सेल्फ, अगर मैं माई सेल्फ को हटा दूँ और सेंटेंस सिर्फ इतना रखूँ आई हर्ट, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? मैंने क्या हर्ट किया, किसको हर्ट किया? नहीं ना, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। ही परचेज द ड्रेस फॉर हिमसेल्फ, यहाँ पर भी अगर हिमसेल्फ हटा दूँ तो ही परचेज द ड्रेस फॉर होम, ज़रूरी है हमें पता चले कि ड्रेस उसने किसके लिए खरीदी, तो यहाँ पर ये हिमसेल्फ भी हमारा इम्पोर्टेंट है। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में आप बेसिकली एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को जब हटा देंगे तो भी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई माई सेल्फ मेड टी, अगर मैं माई सेल्फ को हटा दूँ और सिर्फ लिखूँ आई मेड टी, सेंस कंप्लीट है। ही हिमसेल्फ परचेज द ड्रेस, अगर हिमसेल्फ को हटा दिया जाए और लिखें सिर्फ ही परचेज द ड्रेस तो भी मीनिंग हमारी सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में डिफरेंस पता कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको हटा देंगे तो सेंस हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को अगर हम हटा भी देते हैं तो मीनिंग सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता है खास। तो बेसिकली वो सिंपली एम्फेसिस शो कर रहे हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव रिसीवर है एक्शन के, तो ये इनका मेन डिफरेंस है। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज distributive pronoun. What is a distributive pronoun? We will see that now. Okay, so distributive pronoun, बेटा ये जो है it is used for noun, it is used for persons or things one at a time. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आता है, कब आता है? जब वो पर्सन और थिंग्स को एक बार में एक के बारे में ही बताए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन वन एट अ टाइम। ठीक है, नाउन की जगह पे हट के जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पर वो एक टाइम पे एक के बारे में ही बताएंगे। जैसे कि each of these men can do this work. ओके, जो ये मैन है, मैन प्लूरल है, इतने सारे आदमी हैं, उनमें से हर एक ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो ईच है वो उन सभी इंसानों में हर एक की बात कर रहा है, वन एट अ टाइम की हमें शो कर रहा है कि एक बार में एक की बात कर रहा है। दूसरा, either of the bags is expensive. Either of the bags is expensive, मतलब दो बैग हैं, उन दोनों में ही ये बैग भी हैवी है, ये बैग भी एक्सपेंसिव है, महंगा है, और दूसरा बैग भी महंगा है। ठीक है, either of the bags is expensive, यहाँ पर भी एक बैग की एक बार में बात कर रहे हैं, यहाँ पर either, इसके साथ हम नाइदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईच और आइदर है ये हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि जो जिन पर्सन और थिंग्स के लिए ये आए हैं वो एक बार में एक ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट डेफिनिट, सो इट इज़ यूज्ड फॉर नाउन्स विच आर अंडरस्टूड और इम्प्लाइड। ओके, used for noun which are understood or implied.
ओके, सो इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली उन नाउन के लिए स्टैंड करता है जो कि अंडरस्टूड हैं, जो पता है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, नॉट फॉर पर्टिकुलर। यहां पर ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं बताता है, जैसे कि समवन कॉल्ड यू, ओके, किसी ने तुम्हें बुलाया। यहाँ पे ये जो समवन है, इट इज नॉट एनीवन इन पर्टिकुलर, ये एक जनरल वे में बता रहा है, ठीक है। द वर्क कैन बी डन बाय एनीवन, जो काम है वो किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है बेसिकली उन नाउन के लिए यूज किया जाता है जो कि अंडरस्टूड है या इम्प्लाइड है, और किसी पर्टिकुलर इंसान या चीज की बात ये नहीं करता है। अब ये बेटा टू टाइप्स के होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन से हैं? सबसे पहले ऑफ प्रोनाउन। ऑफ प्रोनाउन क्या होता है बेटा? जैसे सम ऑफ द बुक्स, ठीक है, नन ऑफ द नेबर्स, मच ऑफ द वर्क, बोथ ऑफ द मैन। मतलब कि इनके साथ ऑफ में लगेंगी चीजें। अगर मैं कहूं ऑल द बुक्स और मैं कहूं ऑल ऑफ द बुक्स, अब बेटा यहां पर जो ऑल है, क्या ये दोनों में प्रोनाउन है? नो। जो हमारा फर्स्ट है ऑल द बुक्स, इसमें जो ऑल है ये हमारा है एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के साथ यूज हुआ है। बट दूसरे में ऑल ऑफ द बुक्स में बीच में हमने प्रीपोजिशन यूज किया है और इसलिए ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। आया डिफरेंस समझ में दोनों में? जब हमारे इस वर्ड के साथ ऑफ लग जाएगा तभी ये प्रोनाउन बनेगा, बट अदरवाइज अगर ये साथ में रहता है ऑल द बुक्स, बोथ द मैन, सम बुक्स, ठीक है, इस तरीके से फिर वो हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे। साथ में हमारे ऑफ आना ही आना चाहिए, तभी वो हमारा प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड प्रोनाउन, कंपाउंड प्रोनाउन क्या है बेटा? कंपाउंड मतलब दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बने, जैसे somebody। अब एक वर्ड है बट यहां पर दो वर्ड है, somebody, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक सिंगुलर वर्ड बन गया हमारा। दिस इज कंपाउंड वर्ड। somebody, someone, anyone, no one, something, anything, एसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे कंपाउंड प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली टू टाइप्स के हैं, ऑफ प्रोनाउन एंड कंपाउंड प्रोनाउन। ऑफ प्रोनाउन में हमारे प्रोनाउन के साथ ऑफ वर्ड भी साथ में रहेगा तभी वो प्रोनाउन है, और कंपाउंड प्रोनाउन में समबडी, समवन, एनीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, ये सब हमारे आते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड प्रोनाउन है ये सब हमारे सिंगुलर हैं, ठीक है। ओके बेटा, so now relative pronoun. What is a relative pronoun? Relative pronoun is used to relate the noun with the words that follow. मतलब कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इसलिए यूज होता है ताकि जिस नाउन के लिए यूज हुआ है वो वर्ड उस नाउन को बाकी वर्ड से रिलेट कर सके जो बाद में सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट
इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर जो हु है किसके लिए यूज आया है, हमारा बॉय के लिए, नाउन के लिए। और ये जो वर्ड है हु, इसने क्या किया, इस बॉय को इन बाकी वर्ड से रिलेट किया। ठीक है, वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है, तो इस बॉय को इसने इन बाकी वर्ड से रिलेट किया है। और एक चीज़ ये याद रखने की ज़रूरी है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिस नाउन के लिए आएगा जस्ट उसके बाद आएगा, उनके बीच में ज़्यादा वर्ड्स का गैप नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो इसमें अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स आते हैं, देखिए, हु, whom, whose, which, that, ये वर्ड्स हमारे आते हैं। ठीक है, जो हु, whom, whose है ये पर्सन्स के लिए है, जैसे इसमें बॉय यूज, हमने हु यूज किया बॉय के लिए, पर्सन हो गया। विच हमारा थिंग के लिए आता है, और जो दैट है, दैट बेटा हमारा पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही आता है। ठीक है, हु, हुज, हुम हमारे पर्सन्स के लिए आएंगे, विच थिंग्स के लिए, और दैट है जो वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए ही आएगा। जैसे कि whom, the boy whom you saw yesterday has come to meet you। मतलब वो लड़का जिसको तुमने कल देखा था वो मिलने आया है। तो जो हूम है हमारा किसके लिए हुआ, बॉय के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिस नाउन के लिए यूज आया है जस्ट उसके बाद आएगा। विच, द पेन विच माई फादर गेव टू मी इज लॉस्ट। वो पेन जो मेरे फादर ने दिया था वो खो गया है। ठीक है, इसने बाकी वर्ड से रिलेट किया पेन को इससे। ठीक है, अब दैट बेटा, अब जैसे विच है तो यहाँ पर हम दैट को भी यूज कर सकते हैं। द पेन दैट माई फादर गिव, दैट और विच दोनों ही चीज आ सकती है क्योंकि थिंग्स के लिए आ सकते हैं। अब पेन के लिए द मैन the man that you were speaking of is my father। the man that you were speaking of is my father। जिस इंसान के बारे में तुम बात कर रहे थे वो मेरा फादर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैट है वो थिंग और पर्सन दोनों के लिए ही आया है। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट हमें ये रिलेट करना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जिस नाउन के लिए आया है उसके साथ ही आएगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद आएगा, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा उन दोनों में। तो मेन पॉइंट हमारा क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन प्लेस्ड क्लोज टू द नाउन for which it is used। जिस नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन के बिल्कुल पास में आएगा जिसके लिए वो यूज किया गया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दूसरा एक चीज याद रखना है इसकी प्लेसिंग के, अगर इसकी प्लेसिंग कहीं भी हमने आगे पीछे कर दी तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ द स्टूडेंट the student was called by the principal who had broken the window।
द स्टूडेंट वॉज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल हु हैड ब्रोकन द विंडो। अब वो स्टूडेंट प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया जिसने विंडो ब्रोक की। क्या ये जो हु है हमारा प्रिंसिपल के साथ लग गया तो मीनिंग चेंज हो गई ना, क्या प्रिंसिपल ने विंडो को तोड़ा है? नो तो हमारी सेंस बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई हमने रिलेटिव प्रोनाउन को जब यहाँ लगाया। ये कैसे बनना चाहिए था? ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है और राइट ये वाला है, द स्टूडेंट हु हैड ब्रोकन द विंडो was called by the principal। ठीक है, तो हमारा हु बिल्कुल किसके लिए हमने यूज करना था? स्टूडेंट के लिए, तो उसके पास ही लगेगा तभी ये मीनिंग हमारी राइट देगा। ओके, अनदर एग्जाम्पल, the manager who was lazy punished the clerk। अब मैनेजर है जो कि लेजी और उसने क्लर्क को पनिश किया। नो सेंस, बिल्कुल अजीब सी सेंस आ रही है। तो क्या बनता है इसका राइट बेटा? The manager punished the clerk who was lazy। ठीक है, तो ये जो हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन थी हु वॉज लेजी, ये बेसिकली क्लर्क के बारे में थी। तो जो हमारा हु की जो प्लेसिंग है वो क्लर्क के साथ आएगी, ना कि यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी नाउन के पास लगेगा जिसके लिए यूज़ हुआ है। ज़्यादा डिफरेंस अगर सेंटेंस उनके बीच में आ गया, गैप आ गया, तो सेंस कंप्लीटली हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज पर्सन के लिए, विच थिंग के लिए, और दैट जो है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है। दैट इज आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन सिंपली एम्फेसिस शो करता है। दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस एंड जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है उसको अगर आप हटा देंगे तो भी सेंस कंप्लीट रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिस नाउन प्रोनाउन के लिए, जिस नाउन पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है उसको वन एट अ टाइम बताता है। ठीक है, जिसमें ईच, आइदर, नाइदर ये आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली हमें नहीं बता रहा, किसी भी पर्सन और थिंग को पर्टिकुलरली हमें बात नहीं कर रहा है, ये एक जनरल वे में हमें बता रहा है। उसमें जो नाउन है वो अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, और उसकी जगह पे वो लगता है। जिसमें 2 टाइप के होते हैं हमारे, ऑफ प्रोनाउन एंड कंपाउंड प्रोनाउन। देन रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली जिस नाउन के लिए यूज हुआ है उसको रिलेट करता है बाकी वर्ड से जो सेंटेंस में आए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होता है तो वो नाउन को हटाता नहीं है। प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था कि वो नाउन को हटा के लगेगा, उसके साथ नहीं लगेगा। बट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उस नाउन को साथ में रखता है बट अपने पीछे रखता है, उसके बाद आता है। और दोनों में वर्ड्स का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पास में ही लगेंगे, तभी वो कंप्लीट सेंस देगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑफ and understood the topic pronoun clearly. Okay beta, thank you so much.